फिर बच्चे लोग वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले टॉपिक आएगा आपका वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय अ फोर्स, तो जो फंडामेंटली इसको डिफाइन किया गया है वर्क बाय द फोर्स को, फंडामेंटल डेफिनेशन पे जाओगे ना वर्क बाय फोर्स की, तो आप ये कहते हो कि कोई भी फोर्स का जो वर्क डन आता है वो डिफाइन किया गया है वर्क इक्वल्स टू फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट एंड साथ में कॉस ऑफ थीटा, जो बहुत एलिमेंट्री डेफिनेशन है इसकी, जिसमें ऑब्वियसली एफ स्टैंड फॉर द फोर्स मैग्नीट्यूड, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट पार्ट, एंड दिस थीटा मीन्स angle between direction of the force and direction of displacement. आई थिंक ये तुम लोग को पता होगा वैसे भी चीजें, क्यों भाई? वर्क डन का ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इसमें बस एक लिमिटेशन है, इस फॉर्मूले में एक लिमिटेशन सिर्फ ये है कि ये सब जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। मतलब ये एप्लीकेबल या ये अप्लाई होता है उन केसेस में जहां पर फोर्स आपको कांस्टेंट दिया जाए। अप्लाई व्हेन फोर्स एफ मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में ही कांस्टेंट रहे, मतलब कि कंप्लीट वेक्टर इज कांस्टेंट। उन्हीं केसेस में इसको लगाते हो वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। कांस्टेंट वैल्यू रहे फोर्स की, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो कांस्टेंट रहे, फोर्स का डायरेक्शन पार्ट वो भी कांस्टेंट रहे, देन द वर्क डन इज गिवन बाय एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं एफ एस कॉस थीटा के ऊपर। एंड देन इसको पुल करते हो एट सम एंगल ऑफ एफ विद थीटा एंगल। फोर्स एफ लगाते हैं, एंगल थीटा है, रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। कनेक्टिविटी है तुम लोग के साइड? यस सर। हाँ सर। ठीक, तो इसमें ना यार ये बताना है आपको कि जैसे अगर आप इस मास पर फोर्स लगा रहे हो थीटा एंगल पर, और ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंड देन ये ब्लॉक डिस्प्लेस करे बाय द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल एस। राइट साइड डायरेक्शन में ब्लॉक को आपने एक डिस्प्लेसमेंट दिया है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैपिटल एस है, तो हाउ मच इज द वर्क बाय दिस अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ, हाउ मच इज द वर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, how much will be work by force of gravity, and how much will be work by friction force. तो इजीली निकाल सकते हैं ना, क्योंकि थ्रू आउट, अच्छा इसमें ये मान के चलेंगे कि थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डायरेक्शन थीटा एंगल पर ही है, ये मान के चल रहे हैं। जितने टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस पूरे डिस्प्लेसमेंट में फोर्स हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल पर रहेगा, और मैग्नीट्यूड में भी फोर्स कांस्टेंट है, और तभी हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो वर्क डन बाय कैपिटल एफ, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इन सबको अगर कैलकुलेट करना चाहो तो यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, जो भी डिस्कस हुआ है। तो कैपिटल एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ऑब्वियसली इनके बीच में थीटा का एंगल, तो कॉस थीटा। नॉर्मल की वर्क निकालेंगे तो नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स विल बी वर्टिकली अपवर्ड। तो नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट
फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड पे काम कर रहा होगा, और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल, तो दिस विल बी फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 180 डिग्री। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई बहुत टफ पार्ट नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। हाँ, और फ्रिक्शन को आप इसमें क्या रिप्लेस करोगे, तो फ्रिक्शन को फर्दर रिप्लेस कर सकते हो न्यूटन लॉ से। क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है ब्लॉक, तो इसका मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो फिर फ्रिक्शन को हम म्यू इंटू में लिख पाएंगे यहाँ पर, एफ इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल इस केस में mg नहीं होगा, नॉर्मल की वैल्यू mg से डिफरेंट आएगी, बिकॉज इस f का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, तो n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस एफ साइन थीटा शुड बी mg, एंड देयरफॉर नॉर्मल को रिप्लेस करेंगे mg माइनस एफ साइन थीटा से। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो वर्क डन बाय फोर्स जो कैपिटल एफ निकालते हुए ये वाला वर्क, ये पॉजिटिव साइन में आ रहा है, नॉर्मल की वर्क 0 आ रही है, mg की वर्क 0 आ रही है, और फ्रिक्शन की वर्क कॉस 180 डिग्री होने की वजह से नेगेटिव आएगी। तो मतलब ये हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, द वर्क डन कैन बी 0 एंड द वर्क डन कैन बी नेगेटिव। बढ़े आगे बच्चा, नोट करना तो करो जल्दी से। तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया। ठीक ठीक है, ये तो एक और एग्जांपल दिखाएंगे थोड़ा सा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों आ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, सपोज इसमें आप एग्जांपल लें, एग्जांपल ऑफ अ लेफ्ट इनसाइड, और इनसाइड लेफ्ट में कोई इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पर, इनसाइड लेफ्ट इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पर, और उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने कोई बॉक्स रखा हुआ है मास एम का, लिफ्ट की अपवर्ड एक्सेलरेशन दी गई है, और साथ में ये भी दिया गया है कि ये जो लिफ्ट है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। Initial velocity of this lift is 0 and it is going upward with constant acceleration of e। लिफ्ट के इनसाइड जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर मास रखा गया है, और इंक्लाइंड प्लेन रफ है। फर्दर ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन दैट मास m डज नॉट स्लाइड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये क्वेश्चन में गिवन है, m डज नॉट स्लाइड ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक बार फिर से बता दे रहे, इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है। There is a lift which starts with 0 speed and constant acceleration. Inside the lift, a mass is on an inclined plane, which is rough. The mass does not slide on the inclined plane. और पूछा अब ये जा रहा है, for the first t seconds, find part A, work by normal, gravity, friction, work by the normal, gravity and friction in a lift frame, एंड सेकेंड पार्ट में ये सभी वर्क ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से क्या आएंगे। देखो जरा ट्राई करके क्या आएगा इसका आंसर।
करोगे यार आप लोग ट्राई, ये बताएं हम। सर कर रहे ट्राई। कर रहे सर। ठीक है। अच्छा देखो, वर्क का जो चैप्टर है ना, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। रीजन बीइंग कि वर्क का चैप्टर का जो कंसेप्ट है, ये तो यहाँ तो है ही है, बट इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा ये। अगर यहाँ पर कुछ कंसेप्ट खराब हो गए तो रोटेशनल मैकेनिक्स में काफी यूज है। 12th क्लास में जब जाएंगे तो मैग्नेटिज्म के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में वर्क के कंसेप्ट हैं। तो भले हमें देखने में ये लग रहा हो कि एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बट एग्जाम्पल के जो कंक्लूजन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक पिछले वाले में एग्जाम्पल का कंक्लूजन ये था कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसमें भी कुछ मैसेज है, इस एग्जाम्पल में भी एक मैसेज है। तो पहले तो क्या हम करें, सर इक्वल आ रहे हैं सर देखते दोनों हैं। फ्रेम में। देखे नहीं, यही तो समझाना था। फ्रेम से क्या मतलब है यहाँ पर, लेफ्ट की फ्रेम और ग्राउंड की फ्रेम। और मैंने इस लाइन को इसलिए लिखा हुआ है, इस लाइन को देखो, मास m डज नॉट स्लाइड ऑन द इंक्लाइन। तो हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो क्या बनाओगे, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस दिखाओगे। तो ये भी तो डिपेंड करता है ना कि फ्री बॉडी डायग्राम किस फ्रेम में बना रहे हो आप। अगर ग्राउंड के फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ग्राउंड फ्रेम, तो आप ग्रेविटी की फोर्स दिखाओगे, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स दिखाएंगे, एंड देन फ्रिक्शन की फोर्स दिखाएंगे। ये 3 फोर्सेस होंगी अगर हम ग्राउंड फ्रेम से कंसिडर करते हैं। जबकि लेफ्ट के फ्रेम से कंसिडर करोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक और फोर्स आएगी, mg नॉर्मल फ्रिक्शन के अलावा एक और इमेजिनरी फोर्स आती है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाती है। वो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में आएगा अगर हम लेफ्ट की फ्रेम में जाएंगे तो सर डाउन नीचे डाउनवर्ड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि अलग अलग फ्रेम से अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। ग्राउंड की फ्रेम में सभी रियल फोर्स दिखाते हैं, और लेफ्ट की फ्रेम या कोई भी एक्सेलरेट करने वाली चीज है तो उसकी फ्रेम में जाने पर रियल फोर्सेस के साथ स्यूडो फोर्सेस भी आएंगे। बट हम स्यूडो फोर्स को डायग्राम में दिखा इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमें स्यूडो फोर्स के बारे में कोई बात कही नहीं जा रही। क्वेश्चन में स्यूडो फोर्स को लेके कोई बात नहीं। नाउ लिफ्ट की फ्रेम का मतलब, अगर कोई पर्सन इनसाइड द लिफ्ट हो तो उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मास का डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है विद दिस स्टेटमेंट। पर्सन इनसाइड लिफ्ट, और उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मास में क्या डिस्प्लेसमेंट है विद दिस स्टेटमेंट गिवन इन दिस क्वेश्चन कि मास है इंक्लाइन पे स्लाइड नहीं हो पा रहा। तो हाँ, तो इसकी नजर में तो यहाँ, इसकी नजर में अगर ये मास स्लाइड नहीं कर पा रहा है तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। और अगर जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो नॉर्मल का वर्क, mg का वर्क और फ्रिक्शन का वर्क या फिर किसी भी फोर्स का वर्क लेफ्ट की फ्रेम से जीरो आएंगे। तो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी जीरो, जीरो फॉर ईच फोर्स। नॉर्मल के लिए भी जीरो आएगा, mg के लिए भी जीरो आएगा, फ्रिक्शन के लिए भी जीरो आएगा। और रीजन उसका ये प्रोवाइड करोगे कि फोर्सेस तो हैं बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। लेकिन यही अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें, सब कुछ अगर हम ग्राउंड के फ्रेम से पॉइंट्स देखा जाए तो लेफ्ट तो ऊपर मूव कर रही है, अब वर्टिकली एक्सेलरेट कर रही है ऊपर के साइड पर। तो नेचुरल सी बात है कि अगर ये मास इस इंक्लाइंड पे स्लाइड नहीं कर रहा होगा तो कुछ टाइम के बाद, ऑब्वियसली बात है कि कुछ टाइम के बाद ये लेफ्ट ऊपर मूव कर चुकी होगी और उसके अंदर जो इंक्लाइंड प्लेन पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो उसी इंक्लाइंड प्लेन पे होगा। बट क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मास वर्टिकली डिस्प्लेस हो रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट हम काइनेमेटिक्स की उस इक्वेशन से निकाल सकते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई है। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के कंसेप्ट से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हाफ ए इंटू टी स्क्वायर रखो। और इस हिसाब से ग्राउंड की फ्रेम से जब वर्क डन बाय नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा नॉर्मल इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल में और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ये एंगल, नॉर्मल की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का एंगल अगर यहाँ पर थीटा है तो अपने आप थोड़ा सा ट्राई कर लो, थीटा आ जाएगा, ये एंगल थीटा प्रूफ हो जाएगा।
तो n into s into cos of theta where displacement will be half at square, क्योंकि फर्स्ट t सेकंड तभी आएगा जब यहाँ पर हाफ at square रखोगे। सिमिलरली वर्क बाय ग्रेविटी, तो mg into डिस्प्लेसमेंट into cos of mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड, cos 180, एंड वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क बाय फ्रिक्शन, तो इट इज फ्रिक्शन f into displacement and the cos of angle between this friction force and the displacement, ये angle which is 90 minus theta, cos of 90 minus theta, this angle will be 90 minus theta, cos of 90 minus theta, and cos 90 minus theta will become sin of theta. ग्राउंड के पॉइंट्स है ना, इंक्लाइंड प्लेन पर मूव नहीं कर रहे हो, इंक्लाइंड प्लेन खुद तो ऊपर जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड पे नहीं है ना, इंक्लाइंड प्लेन लेफ्ट के अंदर है। तो ये स्टैटिक होगा, रब होने पर काइनेटिक आता है, ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। ठीक है बच्चा, एक्चुअली बच्चा कल रात में बैठा ना, उससे डिस्कशन होगा हमारा, ऑफलाइन बैठा है बच्चे, तो क्वेरी इनकी ये थी कि फ्रिक्शन यहाँ पर क्यों लग रहा है जब ये मास स्लाइड नहीं कर पा रहा, तो फ्रिक्शन क्यों लग रहा है यहाँ पर। तो उसका आंसर है कि मास स्लाइड करने की कंडीशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, बट स्लाइड करने की पॉसिबिलिटी थी इसकी, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर फ्रिक्शन स्टैटिक वाला यूज कर रहे हो। क्या इस फ्रिक्शन को म्यू इनटू n कर पाओगे? नो सर, नो नहीं सर। कर सकते। रीजन क्या है कि फ्रिक्शन को म्यू इनटू n नहीं लिख पा रहे? पहला रीजन एक तो स्टैटिक है, और दूसरा लिमिटिंग केस होता तब हम इसको म्यू इनटू n करते हैं, अदरवाइज म्यू इनटू n से कम भी हो सकता है। तो फिर हम इस फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन कितना होगा हमारे पास, बिकॉज क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन, बैलेंस करके निकालेंगे। सर न्यूटन बैलेंस कर दे, फॉर नॉर्मल हो, फोर्सेस बैलेंस करें। एक मिनट, तो फोर्सेस को क्यों बैलेंस करें हम, ये कौन सा लॉ है कि हम फोर्सेस को बैलेंस कर दें? फर्स्ट लॉ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ना, फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ तो तब लगाते हैं जब बॉडी रेस्ट पे हो, तो सीडो फोर्स भी आएगा ना सर। हाँ, तो लेफ्ट के फ्रेम में तो रेस्ट पे ही है ना। हाँ, तो फ्रेम चूज करिए, इसका मतलब यही तो दिमाग लगाना होता है कि इसका मतलब अगर हमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है तो हमको लेफ्ट की फ्रेम यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज लेफ्ट की फ्रेम में ये मास स्टेशनरी है, और तब हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं न्यूटन लॉ के हिसाब से। बट अगर हम लेफ्ट की फ्रेम यूज करेंगे तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट की फ्रेम में, अपने फ्री बॉडी डायग्राम में मुझे एक चीज और दिखानी पड़ेगी, स्यूडो फोर्स अगेंस्ट द एक्सेलरेशन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ma और आएगा। अब ये जो हम स्यूडो फोर्स इंक्लूड कर रहे हैं वो उसका पर्पज है फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना, तो mg एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही स्यूडो फोर्स, तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी mg प्लस a। एंड देन आप कहोगे कि इस mg और जो स्यूडो फोर्स ऐड हुआ है mg प्लस ma, इसका जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कंपोनेंट आएगी, कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, वो चीज और फ्रिक्शन आपस में बैलेंस होंगे, क्योंकि लेफ्ट की फ्रेम में ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो देयर फ्रिक्शन की वैल्यू को लिखने के लिए क्या करेंगे, तो फ्रिक्शन विल बी m a प्लस g मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू बनेगी। और नॉर्मल की वैल्यू, जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू m a प्लस जी कॉस थीटा। ये बता रहा हूँ ऑब्वियस नहीं है, इसको बहुत हल्के में मत लेना आप, क्योंकि ये लोग गलत करते हैं, गारंटेड बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ी हमारी कॉमन मिस्टेक है नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा को मानना है। और कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं भाई, अपने से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम क्वेश्चन को बिना स्यूडो फोर्स के क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चन को विदाउट स्यूडो फोर्स क्या सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज स्यूडो फोर्स तो इमेजिनरी फोर्सेस होती है। तो हमारा आंसर है कि कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप स्यूडो फोर्स को लगाओगे तो ही आंसर आएगा। अगर हम विदाउट स्यूडो फोर्स चलना चाहते हैं तो भी आएगा, लेकिन तब अपना फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड mg। अब अगर हम स्यूडो फोर्स को कंसीडर नहीं करना चाहते तो इसका मतलब हम फ्रेम कौन सा चूज कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में ग्राउंड फ्रेम चूज कर रहे हैं।
अब अगर हम फ्रेम अपना ग्राउंड को चूज कर रहे हैं तो क्या ग्राउंड की फ्रेम से भी ये मास स्टेशनरी है? नो सर। नो सर। नहीं है। तो ग्राउंड की फ्रेम से इस फ्री बॉडी डायग्राम के साथ आपको एक अपवर्ड एक्सेलरेशन दिखेगा। Yes. लिफ्ट की फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम के साथ कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी, बट ग्राउंड की फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम में स्यूडो फोर्स नहीं होगा, बट बॉडी में एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ पर न्यूटन की सेकंड लॉ लगाओगे, और न्यूटन सेकंड लॉ जब यूज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, मास इनटू दैट एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू इस एक्सेलरेशन के पैरेलल इसमें कौन सी फोर्सेस हैं हमारी। तो एक्सेलरेशन के पैरेलल में नॉर्मल का एक कंपोनेंट जाएगा विच इज n cos थीटा, और एक्सेलरेशन के ही पैरेलल में फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आएगा f sin ऑफ थीटा। तो एक इक्वेशन ये बनेगी न्यूटन सेकंड लॉ की, और दूसरी इक्वेशन ये बनेगी कि नॉर्मल का लेफ्ट साइड वाला कंपोनेंट यानी कि n sin थीटा और फ्रिक्शन का राइट वाला कंपोनेंट यानी कि f cos थीटा ये आपस में बैलेंस होंगे। सो n sin थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन f मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ये दो इक्वेशंस बनेगी। सर माइनस mg नहीं होगा? ओ सॉरी, एक मिनट, ये हम mg मिस कर गए, सॉरी, माइनस mg और इक्वल टू ma। तो उस माइनस mg को राइट साइड पे ट्रांसफर कर देते, ये ma प्लस g बन जाएगा। समझना आराम से, फिर बोलो, जल्दीबाजी में ना हम लोग को ऐसा लग जाता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज डिस्कस नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स के एंड पर यही चीजें बड़ी हो जाती है, जब वो खुद से कर रहे होते हैं तो ये चीजें बड़ी होती हैं उनके लिए। मतलब ये डिसीजन ले पाना कि फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए फ्रेम कौन सा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, लेफ्ट का फ्रेम ज्यादा कन्वीनियंट है कि ग्राउंड की फ्रेम कन्वीनियंट है, ये डिसीजन कैसे देंगे। लेफ्ट की फ्रेम ऑब्वियसली कन्वीनियंट है क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस को बैलेंस करना चाहते थे। अब इसके हिसाब से भी आंसर आएगा अपना। आप यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू f cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और वो n की वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम फ्रिक्शन मिलेगा ma प्लस जी sin थीटा वाला। चाहे इसको करके देखो, n की वैल्यू f cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और वो यहाँ पर n को रिप्लेस करके लाओ जरा, एंड वेरीफाई करो कि फ्रिक्शन की सेम वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही आपको। हाँ सर। हाँ, लेकिन खुद रियलाइज करो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अभी करके कि क्या हमारे स्टेप्स ज्यादा नहीं लग रहे हैं यहाँ पर कि भाई एक ये इक्वेशन बनाएंगे, फिर ये इक्वेशन बनाएंगे, फिर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, और यहाँ पर वही आंसर, सेम आंसर आपका क्विक फॉर्म में आ रहा है, जल्दी 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 आंसर आ रहा है। तो न्यूटन लॉ में इस बात को हमेशा ध्यान रखा करिए कि फ्रेम कौन सा चूज कर रहे हैं, उस फ्रेम के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम सही होना चाहिए, और न्यूटन लॉ फर्स्ट वाला यूज कर रहे हो कि सेकंड वाला यूज कर रहे हो। क्लियर हुआ है चीज? यस सर। ठीक। ऑनलाइन साइट पर किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। अब नो सर। ठीक। अब मैंने कहा था इस एग्जाम्पल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में गलत तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन पहला, हम में से कई सारे लोगों को ये लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वर्क डन जीरो आती है। कई लोग ये सोचते हैं कि वर्क डन में नॉर्मल फोर्स जीरो होता है क्योंकि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। क्या इस केस में वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स जीरो आ रहा है? n इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ऑब्वियसली थीटा 90 डिग्री तो है नहीं, तो नॉर्मल की वर्क डन जीरो से अलग भी आ सकती है, नॉन जीरो भी आ सकती है। पहला पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू हैव नॉन जीरो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। देन एक और मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में ये है कि फ्रिक्शन की वर्क जो होती है वो नेगेटिव आती है। इस एग्जांपल में देखो, एफ एस साइन थीटा ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? एफ एस साइन ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 से कम आ रही है, तो 90 से कम के एंगल पर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, एफ एस साइन थीटा ये भी ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क करे। नॉर्मल का वर्क जीरो होता है, ये एक मिसकंसेप्शन है।
फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव रहता है, ये भी मिसकंसेप्शन। फ्रिक्शन की वर्क पॉजिटिव आ सकती है, नॉर्मल की वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकती है। और जो तीसरा मैसेज इस एग्जांपल में था वो ये था कि क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है। Yes, तो sir. उसका भी आंसर मिल रही है, हाँ। Yes. लिफ्ट की फ्रेम से इन सभी फोर्सेस की वर्क डन जीरो थी, ग्राउंड की फ्रेम से इन सभी के वर्क डन कैलकुलेट हो रहे हैं। तो वर्क फ्रेम पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है। अब इसको एसर्शन रीजन में पूछा जाए कि स्टेटमेंट वन दैट वर्क डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेटमेंट वन, तो नेचुरली ये ट्रू स्टेटमेंट है, वर्क डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट इसका सही रीजन क्या होगा? Why is that work depends upon the frame of reference? तो डिस्प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर आपने रीजन सुना होगा ध्यान से तो हमने यहाँ पर जो जीरो दिया वो इसलिए लिया था कि लिफ्ट की फ्रेम से ब्लॉक में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं थी, ग्राउंड की फ्रेम से उसी ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी है, इसलिए वर्क भी फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। एक और स्टेटमेंट सुनो, वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है बिकॉज फ्रेम चेंज करने पर फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। मतलब रीजन क्या सही होना चाहिए? वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, फ्रेम चेंज करने पर फोर्स चेंज हो रहा है, या फिर फ्रेम चेंज करने पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, या फिर फ्रेम चेंज करने पर दोनों ही चीजें चेंज हो रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक और काम किया था कि फ्रिक्शन और नॉर्मल की वैल्यू आपको लिफ्ट की फ्रेम से कैलकुलेट करके दिखाई, और उसी फ्रिक्शन की वैल्यू ग्राउंड के फ्रेम से भी कैलकुलेट करके दिखाई है। क्या ये डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है आपको? कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन बाय लिफ्ट फ्रेम, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन बाय ग्राउंड नो फ्रेम, सर। सेम। तो इसका मतलब फोर्स हमारा फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फोर्स तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेट करेंगे सेम ही आएगी। वर्क इसलिए डिफरेंट आ रहा है क्योंकि डिफरेंट फ्रेम्स में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आ रही है, ये प्रॉपर रीजन होगा। ठीक है पॉइंट? यस सर। यस सर। इसको नोट कर लेना, यस क्योंकि सर। yes, sir. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अलावा ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है उसी लेवल के। ना यार कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। देखो हमारे न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में जो हमारे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनते थे उसमें मोस्टली हम इन फोर्सेस की बात करते थे, एमजी की, नॉर्मल की, फ्रिक्शन फोर्स की, टेंशन फोर्स की और स्प्रिंग वाले फोर्सेस की। यही 5 फोर्सेस आपके एनएलएम में यूज किए गए और यही वर्क एनर्जी पावर में भी आएंगे। तो एक एक करके चलते जरा, वन बाय वन इसमें मूव करिए। नंबर 1, वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहला स्टेटमेंट, वर्क बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। न्यूमेरिकल से लिंक करके चलो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करोगे उनमें यही 5 फोर्सेस आएंगी। तो वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब एक्चुअली में क्या है वर्क बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी में? अगर आप ये एजम्पशन कैरी कर रहे हो, एजम्पशन ये ले लो कि द वैल्यू ऑफ जी इंडिपेंडेंट होगी हाइट के, साथ में ये एजम्पशन मान लिया जाए कि जो डायरेक्शन ऑफ जी है वो भी कांस्टेंट है। अगर ये दो एजम्पशन कैरी कर दो कि जी की वैल्यू हाइट पर डिपेंड नहीं करेगी और डायरेक्शन ऑफ जी इज कांस्टेंट, और ये एजम्पशन इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता है जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर में जाते हैं तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको ये जरूर बताया जाता है कि अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर मूव करो तो वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी की वैल्यू जो सरफेस पर मिलती है आपको, और अगर हम कुछ हाइट ऊपर मूव कर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी उससे थोड़ी डिफरेंट आती है, less than the gravity present at the surface. Part of gravitation chapter, that gravity changes with the height.
क्योंकि अगर ये फैक्ट कंसिडर कर लिया जाए कि जी हाइट के साथ चेंज हो रहा है तो ग्रेविटी एक वेरिएबल फोर्स में चला जाएगा, और अगर ये एजम्पशन कैरी कर लेते हो कि ग्रेविटी हाइट पर डिपेंड नहीं कर रही है तो फिर हमारा ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स में आएगा। तो इन दो एजम्पशंस के बेसिस पर अगर चले तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कांस्टेंट कहेंगे, और उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट होगा। वर्क बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट होता है प्लस और माइनस mgh के साथ। वर्क डन इज आइदर प्लस mgh और माइनस mgh। पॉजिटिव साइन उस केस में लेंगे जिस केस में डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन लेंगे जब डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा। ग्रेविटी की वर्क प्लस mgh जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करे, और ग्रेविटी की वर्क माइनस mgh जब बॉडी अपवर्ड मूव करे। अलग अलग कर दे रहे यार। प्लस mgh जब डाउनवर्ड मोशन होगा, और माइनस mgh जिस टाइम मोशन अपवर्ड होगा। और h मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे, एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन पाथ हो और वो h हाइट ऊपर जाए, दूसरे ऑब्जेक्ट का पैराबोलिक पाथ हो और वो भी उसी हाइट पर जाए, वाया पैराबोलिक पाथ सेम हाइट पर जाओ h। और तीसरे केस में ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर पाथ है और वो भी सेम हाइट पर जा रहा है। तो अल्टीमेटली ग्रेविटी की वर्क में मैटर ये करता है कि आप कितनी हाइट पर गए हो। उस हाइट पर आप स्ट्रेट पाथ फॉलो करके गए थे, पैराबोलिक पाथ फॉलो करके गए थे, या सर्कुलर पाथ फॉलो करके गए थे, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। कंसर्न सिर्फ ये होता है कि हम कितनी हाइट तक गए, हाइट, वर्टिकल हाइट। इससे भी कोई मतलब नहीं होता कि आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं। उस हाइट को कवर करने में आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ग्रेविटी की वर्क का कोई मतलब नहीं। जी हाँ, ये बात ध्यान रखना यार, किसी भी मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन हो, पैराबोलिक और सर्कुलर, और मैंने ये तीन ही एग्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारे काइनेमेटिक्स के सिलेबस इतनी है। हमारे सिलेबस में ये तीन ही ट्रेजेक्टरीज हैं, स्ट्रेट पाथ, पैराबोलिक पाथ या फिर सर्कुलर पाथ। क्लियर हुआ मैसेज? क्लियर हुआ इसमें? यस सर। ओनली कंसर्न विल बी द वर्टिकल मोशन। वर्टिकली आपने क्या हाइट कवर की है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। हॉरिजॉन्टली आप कितना चले हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेजेक्टरी कोई भी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। और अभी आगे आपको बताएंगे एक्चुअली ये सब चीजें जो होती हैं ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के डेफिनेशन में आते हैं कि ये फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कुछ टाइम बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे भी। और डाउनवर्ड मोशन होता तो ये माइनस mgh लगा, सॉरी अपवर्ड मोशन होगा तो ये माइनस mgh है, और डाउनवर्ड मोशन आएगी अगर सेम चीज अगर नीचे की तरफ आ रहे तो ये प्लस mgh। सेकेंड पॉइंट ऑफ वर्क बाय द नॉर्मल। और अपना ना रिवीजन नोट्स ऐसे बनाइएगा, मतलब एक सिंपल पेज रखना, एक सिंगल पेज, उस पर ये पांचों फोर्सेस के वर्क डन की एक लिस्ट बना लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन करो, कभी नहीं फंसोगे आप। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बताओ, पहले मिसकंसेप्शन सही करो। ये जरूरी है कि जीरो आएगा? अभी दो एग्जांपल दे चुका हूं मैं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। नो सर। तो इसका मतलब इट मे बी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, इट मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, और मे बी नेगेटिव।
बट इसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू हर क्वेश्चन में अपने हिसाब से आती है एंड तभी उसको रिएक्शन बोलते हो। एज एन एग्जाम्पल देखो, एज एन एग्जाम्पल हम अगर दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में रखें, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी इन कांटेक्ट, और साथ में किसी फ्लोर पे रखा जाए और ब्लॉक ए को पुश करते हो आप, तो इसमें नॉर्मल्स कहाँ कहाँ पर एक्ट कर रहे होंगे देखो। तो एक नॉर्मल ब्लॉक ए बी पर एग्जैक्ट कर रहा होगा एंड उसका रिएक्शन थर्ड लॉ से बी ए पर एक नॉर्मल लगाएगा। इसके अलावा ये जो फ्लोर है ये ब्लॉक ए पर एक नॉर्मल एग्जैक्ट करेगा एन ए, और ये वाला फ्लोर भी ब्लॉक बी पर एक नॉर्मल एग्जैक्ट करेगा एन बी। तो अगर पूछा जाए कि, और मान लिया जाए कि ये पूरा सिस्टम, ये दोनों ब्लॉक एज अ यूनिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं बाय कैपिटल एस, एज अ यूनिट फॉरवर्ड साइड पर कैपिटल एस गए। नाउ वर्क बाय द नॉर्मल ए कितना आएगा, वर्क बाय द नॉर्मल बी कितना आएगा, वर्क बाय नॉर्मल ये वाला एन, वर्क बाय दिस नॉर्मल जो कि ऑन ए है उसका वर्क कितना आएगा, एंड वर्क बाय नॉर्मल जो ऑन बी है उसका कितना आएगा, क्योंकि ये एन दो जगह पर, एक बी के ऊपर है और एक ए के ऊपर है। तो वर्क बाय एन ए की अगर हम बात करें, हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ एन ए अपवर्ड है और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल, ये वर्क डन जीरो आया। सिमिलरली एनबी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल, ये भी जीरो हुआ। तो एक केस तो ये हो गया, इट मे बी जीरो। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए, नोटिस करिए ए पर नॉर्मल की डायरेक्शन लेफ्ट है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट है। नॉर्मल लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट राइट, 180 डिग्री के एंगल पर, तो ये बनेगा एन इंटू एस एंड कॉस 180 डिग्री, विच विल बी माइनस साइन, माइनस एन एस। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बी कैलकुलेट करें अगर, तो नॉर्मल ऑन बी इज राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो राइट साइड, सेम डायरेक्शन में आ गई है। यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन में आंसर आएगा, प्लस एन इंटू एस आएगा। तो ये एक ही एग्जाम्पल में सारी बातें समझ में आ रही है कि वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा नॉर्मल फोर्स देख रहे हो, कौन सा ब्लॉक देख रहे हो, उसके उन सब के हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस जीरो कुछ भी आ सकता है आंसर आपका। क्लियर हुआ है इस एग्जांपल से? यस सर। ठीक, प्लस माइनस जीरो सब हो सकता है वर्क डन, डिपेंड करता है किस नॉर्मल फोर्स की बात हो रही है, किस कौन से ब्लॉक की बात की जा रही है। बट एक चीज कॉमन है, एक चीज जो कंफर्म है कि जितने भी नॉर्मल लग रहे हैं उन सब के वर्क की टोटल वैल्यू निकालें। जितने भी नॉर्मल फोर्स आप देख रहे हो और जितने भी ब्लॉक देख रहे हो, ऑल नॉर्मल फोर्सेस, ऑल द ब्लॉक्स, summation of work by all the normal forces and on all the blocks कितना आएगा, ये वैल्यू सबको ऐड करके देखिएगा तो ये वैल्यू जीरो आएगी, ये जीरो आएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मतलब एक सिस्टम में जितने भी नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं और जितने भी ब्लॉक्स हैं, सभी के वर्क को टोटल करोगे तो ये वैल्यू गारंटेड जीरो आनी है। इसमें कोई एक्सेप्शन वाला केस नहीं आएगा कभी भी। टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हैज टू बी जीरो। बट वो जीरो इसलिए नहीं है कि इसका वर्क भी जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, सब अलग अलग जीरो है, इसलिए टोटल जीरो नहीं आ रहा। टोटल इसलिए जीरो आ रहा है कि कहीं पर नॉर्मल की वर्क प्लस में आ रही है और कहीं पर नॉर्मल की वर्क माइनस में आ रही है और कहीं पर जीरो आ रही है, तो मिला करके जीरो हो रहा हो।
भाई समेशन जीरो होने का एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता था ना कि इंडिविजुअली इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, तो चारों जीरो ऐड करके जीरो आए। एक ऑप्शन ये हो सकता था, बट ऐसा रूल है नहीं। यहाँ से आप समझ सकते हो कि कहीं पर प्लस, कहीं पर माइनस, कहीं पर जीरो, लेकिन टोटल वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ठीक है, बोलिए। इसका भी यूज है क्वेश्चन में, एडवांस क्वेश्चन में इसका यूज होता है कि वर्क डन बाय Yes, टोटल sir. नॉर्मल फोर्स विल बी जीरो वैल्यू। यस सर। और कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। सर इससे पहले वाले एग्जांपल में तो नॉन जीरो थी। टोटल वर्क डन, इसके पहले वाले एग्जांपल में, मतलब लेफ्ट वाले एग्जांपल में। यस सर। हाँ, गुड पॉइंट। अच्छा है, पूछ लो बच्चे। लेफ्ट वाले एग्जांपल में एक बार बात समझो। अब इसके पहले जो एग्जांपल उन्होंने कहा था कि लेफ्ट वाले एग्जांपल में तो ऐसा नहीं हुआ, तो देखो ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखो जो लेफ्ट वाला इसका प्रीवियस एग्जांपल लिया था आपने, उसमें नॉर्मल फोर्स इस मास के ऊपर लगेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ याद करिए ना, इसका रिएक्शन इंक्लाइंड प्लेन पर भी आएगा। और जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड प्लेन भी ऊपर आएगा, और उसके ऊपर उस इंक्लाइंड प्लेन पर जिस बॉक्स को रखा गया है, ये बॉक्स भी ऊपर जाएगा। ये दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो अगर आप ब्लॉक को देखो, तो अगर हम ब्लॉक की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक के केस में हुआ। और इंक्लाइंड प्लेन के केस में अगर बात करूं तो इंक्लाइंड प्लेन भी सेम डायरेक्शन में सेम अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि ये मास इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लाइड नहीं किया है। और इंक्लाइंड प्लेन हमारा ग्राउंड के ऊपर तो है नहीं कि वो स्टेशनरी इंक्लाइंड प्लेन है, लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट जहां जाएगी वहां जाएगा इंक्लाइंड प्लेन। बट इंक्लाइंड प्लेन पर नॉर्मल की डायरेक्शन डिफरेंट तरीके से आ रही है। और अगर ये थीटा एंगल बनेगा तो आप अपने आप देख सकते हो कि ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। बता देना, अगर डाउट रिजॉल्व ना हो तो बता देना, फिर से बताएंगे। ये दोनों के अलग अलग देखो आप। अब अगर हम ब्लॉक पर निकालें, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक एंड वर्क डन बाय द सेम नॉर्मल फोर्स ऑन इंक्लाइंड, तो ब्लॉक वाले केस में ये एन एस कॉस थीटा आएगा, और इंक्लाइंड वाले केस में एन एस कॉस 180 माइनस थीटा आएगा। क्या इन दोनों का टोटल वैल्यू जीरो नहीं आ जाएगा? फिर से एक बार देखिए अगर तो। यस सर। यस सर। मैं कह रहा कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इसका, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो इसका मतलब शायद हमारी रीजनिंग में कोई मिस्टेक हो रही है, या फिर हम सोच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, क्या नहीं सोच पाए थे बता रहा हूँ आपको। उस समय क्या नहीं सोच पाए थे, क्योंकि हम लोग ये मान लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर नॉर्मल का कोई वर्क नहीं होगा, यही दिमाग में चलता है। अब वो क्लियर हो गया आपको कि नहीं? यस सर, क्लियर हो। जी। अच्छा, मान लो ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड भी कर रहा होता, सपोज दैट, इसमें तो स्लाइड नहीं कर रहा था, बट इन केस अगर ये स्लाइड कर रहा होता, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही होती और मास इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड स्लिप कर गया होता, नीचे फिसल रहा होता, तब भी जीरो आएगा टोटल। नहीं, म्यूटे की बात Yes, नहीं sir. कर रहे, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल की वर्क टोटल जीरो आएगी कि नहीं आएगी, ये क्वेश्चन है। अगर ये Yes, ब्लॉक sir. स्लाइड भी कर रहा होता यस सर, तब भी जीरो आएगी, Yes, तब भी sir. आएगी, क्योंकि अगर ये स्लाइड भी करेगा तो स्लाइड करने की जो डायरेक्शन होगी, मान लीजिए ये स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइडिंग तो आप नॉर्मल के परपेंडिकुलर करोगे ना। तो इन केस द ब्लॉक स्लाइड्स, तो भी स्लाइड करने वाला डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे। वर्क डन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, cos 90 डिग्री,
तब भी 0 आएगा। इसीलिए बोलो कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स गारंटीड बोल रहा, कंफर्म्ड 0 है। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। यस सर। ओके। और क्लियर है मतलब तुम लोग रियलाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जाते हैं तो ये दिक्कत होती है। उस समय लगता है कि हमारा कुछ नया कंसेप्ट है। देखिए कैसे, क्यों दिक्कत होती जानते हो? क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स में जब घुसते हो, मतलब गैसेस स्टेट में जब जाते हो, तो गैसेस स्टेट में प्रेशर की जो डेफिनेशन दी गई है, प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसलिए मैं तुमको बार बार अभी से वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर की डेफिनेशन में ही नॉर्मल फोर्स है और नॉर्मल फोर्स का टोटल वर्क डन 0 है। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, छोटी सी हिंट। एक क्लोज कंटेनर हो, क्लोज कंटेनर, और उसके अंदर कोई पिस्टन है, और पिस्टन के दोनों साइड पर गैसेस है कुछ, मतलब इस साइड पर कोई गैस ए है और इस साइड पर गैस बी है। ठीक है भाई? यस। और मान लिया जाए कि दोनों गैसेस इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जितना प्रेशर इस साइड से लग रहा है सेम प्रेशर इस साइड से लग रहा है, एंड ये पिस्टन कुछ मूव कर रहा हो इस तरफ। तो थर्मोडायनेमिक्स में हालांकि इसका डिटेल आएगा, अभी फिलहाल बहुत बेसिक सा हिंट है कि दोनों प्रेशर्स को मिला करके टोटल वर्क डन कितना हुआ यहाँ। तो अगर पूछा जाए कि टोटल वर्क डन इस पूरे प्रोसेस में क्या किया गया, और आपसे कह दिया जाए कि इधर वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है और इधर वाला प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां उठा करके फॉर्मूला पे चले जाओगे तुरंत। इधर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल के वर्क का एक फॉर्मूला याद कर लोगे और लगाना स्टार्ट कर दोगे। इधर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो एडियाबैटिक का वर्क डन फॉर्मूला याद कर लोगे। तो अगर हम टोटल वर्क डन बाय गैसेस, ये हिंट कर रहे हैं इसलिए ताकि आगे ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ दो, ये देखो आप, टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स 0 है एंड प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी जितना नॉर्मल इस साइड से लगेगा उतना ही नॉर्मल इस साइड से भी आएगा, और इधर से भी एक नॉर्मल, इधर से भी एक नॉर्मल, दोनों नॉर्मल का मिला करके टोटल वर्क निकालेंगे। तो मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअली इट इज 0। बाय कंसेप्ट 0 है, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं कि, और इससे भी नहीं फर्क पड़ता कि इधर प्रोसेस कौन सी हो रही है, इधर कौन सी हो रही है। किसी भी तरीके की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर लीजिए आप, क्योंकि मैकेनिक्स कहती है कि भाई टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 होना चाहिए। और हमने दोनों तरफ से बराबर प्रेशर क्यों माना है ये भी बता दें। दोनों साइड से बराबर प्रेशर मानने का एक रीजन है मेरे, ताकि हम न्यूटन थर्ड लॉ टाइप की चीज लगा पाए। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ब्लॉक वाला, तो जितना जो नॉर्मल ए ने बी पर लगाया था वही नॉर्मल इसने भी लगाया था, दोनों तरफ सेम नॉर्मल लग रहे थे, और इसीलिए 0 आया था आपका आंसर। जो मैंने अभी इरेज किया उस चीज को अगर ध्यान से देखो, तो एक नॉर्मल का वर्क डन प्लस एनएस था और एक नॉर्मल का वर्क डन माइनस एनएस था। अगर कुछ ऐसा हो जाता कि इधर की नॉर्मल फोर्स ज्यादा होती और इधर की नॉर्मल फोर्स कम होती, होगा कभी नहीं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से दोनों बराबर होंगे। बट हाइपोथेटिकली अगर आप मान लीजिए कि नॉर्मल्स में डिफरेंस आता है, क्या उस केस में भी हमारा ये टोटल वर्क डन 0 आता है? अगर इधर के नॉर्मल अलग होती, इधर की नॉर्मल अलग होती, ऑब्वियसली नहीं आता फिर। यस बट क्योंकि ये, और क्योंकि वो नॉर्मल बराबर ही लगेंगे, उसका कोई एक्सेप्शन है नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ की कोई एक्सेप्शन नहीं है।
तो इसी के एनालॉग पर हम ये बनाना है, इसी प्रॉब्लम की एनालॉग पर थर्मोडायनेमिक्स में जब हम लोग जाते हैं तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। थर्मोडायनेमिक में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और तब हमें डिफिकल्टी होती है। उसके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप इस कंसेप्ट को इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए। दैट टोटल वर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। मैकेनिक्स में तो एप्लीकेशन है ही है, बट मैकेनिक्स के बाहर भी। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक वेज और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपको, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस टाइप के चैप्टर्स में। और ये वेज और ये ब्लॉक रखे गए हैं और सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे म्यू जीरो है, यहाँ पर भी म्यू जीरो है। तो जब सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस होंगी तो हर जगह पर स्लिपिंग हो रही होगी, सब चीज स्लिप कर रही होगी। फ्रिक्शनलेस मतलब बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल चिकनी सरफेसेस हैं, तो परफेक्टली स्मूथ सरफेस पर ये भी स्लाइड कर रहा होगा, ये भी स्लाइड कर रहा होगा। ऑब्वियसली ये वाला मास डाउनवर्ड स्लाइड करेगा और एज अ रिजल्ट ये वेज बैकवर्ड स्लाइड कर रहा होगा। तो इस साइड पर मोशन ऑफ वेज होगी और इस साइड पर स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक स्लाइड्स ऑन वेज। अब अगर इसमें कहा जाए कि यार ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल लगा रहे होंगे, इधर भी नॉर्मल लग रहा होगा, इस साइड भी नॉर्मल लग रहा होगा, और आपसे कहा जाए कि इसमें से कौन सी नॉर्मल का पॉजिटिव वर्क है, कौन सी नॉर्मल का नेगेटिव वर्क है और कौन सी नॉर्मल का जीरो वर्क है, तो वर्क बाय नॉर्मल ऑन वेज, वर्क बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक इंडिविजुअली देखेंगे। तो इंडिविजुअल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों की टोटल वैल्यू जब करेंगे तो वो गारंटीड जीरो के बराबर आएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। टोटल ऑफ दीज टू विल बी जीरो वैल्यू। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से चलोगे आप तो a प्लस बी जीरो है, तो इसका या तो एक तरीका ये है कि a और b दोनों इंडिविजुअली जीरो हो, या फिर a पॉजिटिव हो और b निगेटिव हो। अब बताओ इसमें से कौन सा नॉर्मल पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कौन सा नॉर्मल नेगेटिव वर्क कर रहा है। और पहली नजर में ऐसा लगेगा आपको, फर्स्ट नजर में ऐसा लगेगा कि इस नॉर्मल का वर्क जीरो है। हाँ नहीं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कई लोग इस तरीके से सोचते हैं कि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है तो इस नॉर्मल का वर्क जीरो है। तो अगर इस नॉर्मल का वर्क जीरो है तो फिर इसका भी जीरो आना चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू जीरो आनी है। ये इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। बट अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो वेज पर नॉर्मल की डायरेक्शन और वेज के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, वेज के नॉर्मल और वेज के डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एक्यूट एंगल बन रहा है। और अगर फोर्स के डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बन रहे हैं तो ये वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा एफएस कॉस थीटा के हिसाब से। और अगर इनका टोटल जीरो आना है और एक वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ऑब्वियसली दूसरी वैल्यू उतनी ही मैग्नीट्यूड में माइनस की आ रही होगी, सेम मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। और वो इसलिए नेगेटिव आएगा बिकॉज ब्लॉक पर, अगर आप ब्लॉक की बात करोगे तो ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक वेज के ऊपर इस तरफ स्लाइड कर रहा है
तो ये जो मोशन आप देख रहे हो, ये मोशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। ब्लॉक का कंप्लीट मोशन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ब्लॉक वेज के ऊपर रख रहे हो, तो वेज एक तरीके से इसको कैरी कर रहा है। तो जब वेज कैरी कर रहा है किसी चीज को और ये पीछे भागेगा, तो साइमल्टेनियसली ये ब्लॉक पीछे भी जाएगा। तो इस साइड पर भी ब्लॉक का मोशन है। दिस इज द मोशन ऑफ अ ब्लॉक एज इट इज कैरीड बाय वेज। ये कैरीड बाय वाला स्टेटमेंट समझ लो आप। कैरीड बाय का मतलब जब कोई चीज आप अपने सर पे रख के चलोगे, तो जहां जहां आप जाओगे वो बॉडी भी साथ साथ जाएगी। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, इसकी वजह से वर्क डन नहीं आएगा। लेकिन जो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है और ये जो फोर्स है जिनके बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, इसे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल का जब cos थीटा निकालोगे तो वैसे ही माइनस आ जाएगा साइन। आई बात समझ में ये वाली? यस सर। यस सर। ओके जी। देखो कोई ऐसा डाउट मत लाना कि ये टोटल जीरो नहीं आएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं ला पाओगे कभी जिसमें टोटल जीरो ना आए। टोटल तो जीरो आना ही है कंफर्म। नोट हो गया है? यस यस सर। सर। ओके, चलिए नॉर्मल के बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं। थर्ड वन इज वर्क बाय दिस टेंशन फोर्स। फ्रिक्शन में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले वर्क बाय द टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कस करो जरा। अब देखो यार, एक एग्जांपल ले रहे हैं और थोड़ा सा कंसेप्चुअल एग्जांपल होगा फिर से। सपोज कोई मास ले ले कैपिटल एम का, प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसके साथ एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दे, मे बी रोप मान लीजिए, रस्सी कनेक्ट कर दीजिए, और इस साइड से आप उसको पुल कर रहे हो। आप उस ब्लॉक को अपनी साइड पर पुल कर रहे हो। मतलब एक मास है, उसमें रस्सी बांध करके और ब्लॉक को हम खींच रहे हैं अपनी तरफ, और ये टोटल डिस्टेंस आपका एल है। और नेचुरल सी बात है, बहुत बड़ी कॉमन एग्जांपल है, ऐसा बहुत हम अपने कॉमन लाइफ में करते हैं कि रस्सी लिए रस्सी से एक पत्थर बांध करके उसको खींच रहे हैं, और कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक पर्सन के पास आ जाएगा। मतलब अगर हम कुछ टाइम बाद की सिचुएशन को पिक्चराइज करना चाहें तो देखो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। कुछ टाइम बाद ये वाला मास थोड़ा सा आगे शिफ्टेड होगा, यहां से यहां शिफ्ट कर गया होगा, और ये जो पर्सन है जो ये रोप आएगी ना यार, तो रोप कुछ तो लीनियर होगी और थोड़ी सी रोप पर्सन के हैंड्स में से ऐसे हैंग कर रही होगी, थोड़ी सी रस्सी नीचे लटक रही होगी। क्या पिक्चर को थोड़ा समझ पा रहे क्या हुआ यहाँ पर? हम इधर, यस सर। इधर से रस्सी खींचते, इधर से रस्सी खींचेंगे और खींच करके रस्सी को छोड़ते जाएंगे, तभी तो इस मास को खींच पाओगे, तभी तो ये मास अपने पास ला पाओगे। रस्सी को छोड़ते जाइए ना, खींचते रहिए और रस्सी को छोड़ते रहिए, तो रस्सी थोड़ी सी लटक जाएगी यहाँ पर, धीरे धीरे ये मास आपके पास आ जाएगा।
मान लेते हैं इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर टेंशन फोर्स कैपिटल टी लग रही और यहाँ पर भी टेंशन फोर्स कैपिटल थी और हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि टेंशन फोर्स चेंज नहीं होता यहाँ पर। ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि टेंशन फोर्स की वैल्यू फिक्स। और इस तरीके से करते करते ये मास फाइनली अपने पास लेकर के आए। तो क्या पर्सन ने भी कोई डिस्प्लेसमेंट करी है? नो सर। नो सर। नहीं, पर्सन जिस जगह खड़ा था वो उसी जगह पे है। मे बी पर्सन के शूज में और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन हो, एंड होगा, ऑब्वियसली होगा, नहीं तो पर्सन स्लाइड कर जाएगा। यहां फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन होना चाहिए और तभी पर्सन एक पर्टिकुलर प्लेस पर स्टैंड कर सकता है। अदरवाइज ये पर्सन किधर मूव कर गया होता। मान लो अगर रस्सी खींचते और पर्सन के जो जूते हैं उसके पूरे घिस चुके हैं, उसके नीचे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो कहाँ जाता है ये? आगे जाता। आगे जाता। फिलहाल नहीं जा रहा है ये, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। अब आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन ऑन पर्सन क्या होगा, और पर्सन पर फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा ये भी बताओ। जीरो नहीं, रिवर्स डन जीरो होगा और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा? इसके शूज पे जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो कौन सी डायरेक्शन में लग रही होगी? बैकवर्ड। क्योंकि अगर इधर में टेंशन इस तरफ आएगी तो पर्सन पे टेंशन इस तरफ आएगी, इधर इस तरफ और इस तरफ टेंशन, और इसके अपोजिट में फ्रिक्शन आएगी। तो फ्रिक्शन है बट उसका वर्क डन नहीं आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाई। जीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जीरो हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्क बाय दिस टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक, ये कितना आएगा? वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। जीरो। नहीं, अरे कैसे बात कर रहे हो यार, ऐसी बातें ना किया सॉरी करो। सर, ब्लॉक। हाँ, इस ब्लॉक पर टेंशन फोर्स का क्या वर्क हुआ है, और ये ब्लॉक आप पूरा यहां तक लेके आ रहे हो, पूरा ये एल डिस्टेंस आगे ला रहे हो। ये तो मैंने एक बस इमेजिनेशन के लिए दिखाया है कि किस तरीके से हम तो आगे खींच रहे होंगे, मतलब रस्सी खींचते जाएंगे और अपने हाथों से रस्सी को छोड़ते जाएंगे, और ऐसे करके इस ब्लॉक को पूरा एल डिस्टेंस बाहर लाओ, यहाँ तक लेके आओ। तो पूछा रहा है कि टेंशन फोर्स ने क्या वर्क किया है, तो हम कहेंगे इट इज नेचुरली, हम क्या कहेंगे इसमें, टी इंटू द डिस्प्लेसमेंट। और टेंशन की डायरेक्शन और ब्लॉक के डिस्प्लेस करने की डायरेक्शन दोनों सेम है। टेंशन भी लेफ्ट साइड है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, वो कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा। क्या ये सही है? ये चीज सही है? यस सर। ठीक है, प्रेशर में मत आइएगा, बोल दो आप रिलैक्स होकर के बताओ। आपको समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा कोई फिर से बताइए। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, इस ब्लॉक को लेफ्ट साइड पे जा रहे हो एंड टोटल एल डिस्प्लेसमेंट देना है मुझे। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 इसलिए लगा रहे बिकॉज सेम डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव आएगा ये तो। यस सर। ठीक, नाउ अगर पूछा जाए दैट हाउ मच विल बी द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन मैन और ऑन दिस पर्सन, मैन और वुमेन पता नहीं बट पर्सन -T है। कैसे? सर जीरो आएगा शायद। जीरो आएगा, परसेंट डिस्प्लेस जीरो आएगा। आराम से सोच के बताइए, क्योंकि यहाँ पर फिर एक और कंसेप्ट वाला पॉइंट आने वाला है इसमें। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल तो एक दिन में हो जाएंगे सारे न्यूमेरिकल, वर्क डन के न्यूमेरिकल बता रहे थे कुछ। न्यूमेरिकल हम सिर्फ एक सिंगल डे में कर लेंगे इसके सभी न्यूमेरिकल, क्योंकि उसका भी अपने पास एक मेथड है। बट हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में भी कि थ्योरी वाले हों, असर्शन रीजन वाले भी हों, तो भी हम को दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस पर्सन विल बी जीरो और नॉन जीरो। अभी किसी ने माइनस टीएल भी कहा था, मैं नाम नहीं देख पाया उसको। किसने कहा था माइनस टीएल? वैसे नाम बताने यार मुझे। क्या क्या आर्गुमेंट था माइनस टीएल का? अच्छा, जो लोग जीरो बोल रहे हैं उनका आर्गुमेंट क्या है? दोनों जीरो की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वो देते हैं। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस पर्सन विल बी जीरो, क्या आर्गुमेंट है उस चीज का? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब कि क्योंकि पर्सन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। एक मिनट, एक हमारे सामने जो बच्चा बैठा है वो ये कह रहे हैं कि हम रिलेटिव देख लें, तो किसके रिलेटिव देखना चाह रहे हो? लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन द पर्सन इन ग्राउंड प्लेन कितना होगा? नहीं, जीरो नहीं होगा। इसीलिए वर्क के कंसेप्ट को आपको और डिटेल में समझना होगा आपसे। और ये जो पॉइंट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन आपके रोटेशनल मैकेनिक्स में होगा। अब वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आप लोग एक्चुअली बुक्स पढ़ते वक्त थोड़ा सा स्किप कर जाते हो। वर्क बाय अ फोर्स की जो डेफिनेशन दी गई है हमें, वर्क बाय अ फोर्स एफ एस कॉस थीटा, जो बेसिक डेफिनेशन है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि एफ एस कॉस थीटा। इसमें एस क्या चीज है? स्टार्टिंग हमने ये सीखी थी, तो एस क्या चीज है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट, किसका? डिस्प्लेसमेंट किस चीज का? जिस पर फोर्स लग रहा है। जिस पर फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, जिस पर फोर्स लग रहा है ना, तो आप इसको कहोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलो। आप डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है? उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई है। बहुत ध्यान से देखिएगा। पर्सन स्ट्रिंग के जिस पॉइंट को टच कर रहा होगा, क्या पर्सन का कांटेक्ट हमेशा स्ट्रिंग के उसी पॉइंट के साथ रहेगा? नो सर, नो सर, नो सर, पर्सन और स्ट्रिंग के बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदल चुका है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया था कि ये रस्सी नीचे छोड़ते जा रहे हो आप। पहले पर्सन ने स्ट्रिंग की सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को टच किया होगा, अब वही पर्सन स्ट्रिंग के किसी बीच वाले पॉइंट को टच कर रहा है। इसमें क्या आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज नहीं कर दिया है? मतलब ये फोर्स जिस पॉइंट पर अप्लाई किया था वो पॉइंट ही बदल दे रहे हो आप। यस सर, यस सर। इसको ऐसे समझो। और एग्जांपल, हमेशा फिंगर को बोर्ड पे रखें और अपने फिंगर को ऐसे स्लाइड करें। हम अपने फिंगर बोर्ड पे रखें और फिंगर को स्लाइड कर दें, तो क्या हमारी फिंगर से जो फोर्स लगी थी उसने कोई वर्क किया कि नहीं किया? हमने अपने फिंगर ऐसे रखी है बोर्ड के ऊपर और स्लाइड कर दे रहे। और अब पूछा जाए कि जो हमारी फिंगर की वजह से इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगी होगी उसका वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ कुछ? तो हम कहेंगे, अगर हम वैसा देखें तो कहेंगे नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? कोई हमारी फिंगर डिस्प्लेस हुई है, बोर्ड, ये बोर्ड थोड़ी डिस्प्लेस हुआ। आ रही है बात समझ में कि नहीं? यस सर, यस सर। दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट है। एक, आपने फोर्स जिस बॉडी पे लगाई वो बॉडी ही डिस्प्लेस हो गई, और दूसरा, बॉडी तो डिस्प्लेस नहीं हुई लेकिन जो फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स डिस्प्लेस हो रही है। सर हमने
सर एक डाउट था कि जो हम लोग फिंगर से फोर्स लगा रहे हैं उसका जो रिएक्शन फोर्स आएगा उसकी वजह से वर्क डन हुआ हो या फिंगर की वजह से ना हुआ हो। किसी किसी भी वर्क से रिएक्शन फोर्स ही मान लेते हैं, बट बोर्ड में कोई डिस्प्लेसमेंट कहाँ आई है जो हम सोचें कि वर्क हुआ? बोर्ड में तो नहीं आएगा। फिर भी वर्क हुआ है वहां पर, यस सर, वर्क तो हुआ है। तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन है? एक्चुअली मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड को समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट किस चीज का है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका, ये जो लाइन लिखी है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो हम अपने फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट बदल रहे हैं ना। हम लोग फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट स्ट्रिंग की लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को रख रहे थे, यहाँ इस पॉइंट को पुल कर रहे थे। अब आप किसी और पॉइंट को पुल कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आप किसी और पॉइंट को पुल कर रहे होगे। आ रहा है समझ में यहाँ पर? यस सर। यस सर। तो ये वैल्यू जीरो तो नहीं आएगी 100% बाय डेफिनेशन। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, नहीं समझ आता जल्दी। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला कंसेप्ट है ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, और इसके ऊपर हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता, मैं बताऊं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर क्या कभी देखते ही नहीं है। कभी ऐसा क्वेश्चन देखते ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा था वो पॉइंट अलग अलग, वो पॉइंट बार बार चेंज हो रहा है। और ये कैसा वर्क आएगा बताओगे? मतलब कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा? सबसे पहले हमने इस पॉइंट पर फोर्स लगाई थी, माइनस आएगा सर। क्यों? सर अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि सर पीछे जाओ। मतलब कि पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन की अगर हम देख लें कि पॉइंट ऑफ एक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो ब्लॉक के अपोजिट, नहीं फोर्स अप्लाइड के अपोजिट साइड हो रही है, इसीलिए वो माइनस टी एल आ जाएगा। राइट राइट, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स लेफ्ट साइड जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इसको खींचोगे तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स लेफ्ट साइड मोशन करेंगे, हमारे सारे के सारे पॉइंट लेफ्ट साइड मोशन करेंगे। यस सर। यहां से देखिए, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीका है ना, उसका क्या तरीका है वो बता रहे हैं आपको। इस टाइप की पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने का तरीका। देखो न्यूमेरिकल में कभी नहीं फंसोगे। न्यूमेरिकल में हमें इससे क्या मतलब होता है कि पर्सन का क्या हुआ, हमें न्यूमेरिकल्स में मतलब होता है कि ब्लॉक पर क्या वर्क हुआ। क्योंकि हम एक्चुअली ये जो वर्क पढ़ रहे हैं ये वर्क कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। हमें ये जो वर्क आप वर्क डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली हमें पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम तो उस थ्योरम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में कभी इस तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे कि हमें पर्सन के ऊपर वर्क निकालना पड़े, कभी नहीं आता इस टाइप के क्वेश्चन। जस्ट ओनली फॉर द थ्योरी पार्ट है। तो ये जो पॉइंट्स हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटिवली बैकवर्ड जा रहे हैं, लगातार ये पीछे भाग रहे हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर गोइंग बैकवर्ड एंड फोर्स टी इज फॉरवर्ड, एंड देयरफॉर ये जो नॉन जीरो वैल्यू है इट शुड बी माइनस ऑफ टी एल 180 डिग्री की वजह से। और एक बार फिर एक रूल ये आएगा कि टोटल वर्क डन बाय टेंसिल फोर्स विल बी जीरो वैल्यू। कुछ और एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं कि टोटल वर्क डन बाय टेंसिल फोर्स जीरो कैसे आएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। और देखिए सर ऐसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो आगे बढ़ रहा है लगातार। कैसे बच्चे आगे, आगे मतलब कि इधर राइट या लेफ्ट, क्या बोलना चाह रहे हो? आगे फॉरवर्ड यस किसके सर, राइट रिस्पेक्ट में? साइड। कैसे बच्चे? सर स्ट्रिंग में जो पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं बार बार राइट साइड जा रही है। नहीं अच्छा, आप ऐसे सोचिए, अभी अभी पर्सन जिस पॉइंट को टच कर रहा था वो बिगिनिंग, ये पॉइंट बिगिनिंग में कहाँ था? ये वाला पॉइंट
ये पॉइंट बिगिनिंग में यहाँ कहीं रहा होगा ना, यस सर। यहाँ कहीं रहा होगा, तो ये पॉइंट पीछे खिसका ना, क्योंकि पर्सन थोड़ी आगे आ रहा है, पर्सन तो अपनी ही जगह खड़ा हुआ है, ये पॉइंट पीछे चला गया है, ये पॉइंट पर्सन के हैंड्स में चला गया, यस सर। और इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो आप। कुछ देर के बाद ये पर्सन इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है और ये पॉइंट पीछे शिफ्ट हुआ है। ये है यस सुनिए। ठीक, समझ। ओके, चलिए अब मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स की टोटल वैल्यू 0 आएगी, जैसे कि नॉर्मल में कहा गया था, और इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। टेंशन फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन 0 आएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कुछ एग्जांपल्स और देख लो, एक और एलिमेंट्री एग्जांपल लें अगर, बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट्री एग्जांपल। बहुत ही मतलब बेसिक एग्जांपल जिसको कह सकते हो, कि दो मासेस हैं ए और बी कनेक्टेड बाय द आइडियल स्ट्रिंग, और इसमें भी एक टेंशन फोर्स काम कर रही है, इसमें भी टेंशन फोर्स काम कर रही है, और ये दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। मे भी इसको पुल कर रहे होगे आप, यहाँ पर हो सकता हो, तो पुल करने की वजह से ये फॉरवर्ड जा रहे हैं। अगर पूछा जाए कि वर्क बाय द टेंशन फोर्स ऑन ए क्या वर्क डन हुआ और वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन बी कितना हुआ, तो ए वाले पर टेंशन की डायरेक्शन और ए वाले पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम आ रही है, यानी ये प्लस में आएगा वर्क, और बी वाले पर टेंशन की डायरेक्शन, बी पर टी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस में आएगा, एंड नेचुरली टोटल 0 आएगा। टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 आना है, वैसे ही जैसे कि नॉर्मल में आया है। इंडिविजुअली टेंशन फोर्स की वर्क प्लस हो सकती है, इंडिविजुअली टेंशन फोर्स की वर्क माइनस हो सकती है, इंडिविजुअली टेंशन फोर्स की वर्क डन 0 भी आ सकती है, बट ऑल टोटल जब आप करोगे ना, सब मिला करके कंप्लीट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, अगेन विदाउट एक्सेप्शन 0, विदाउट एक्सेप्शन। और इसको नॉन मैथमेटिकल तरीके से समझ सकते हो, अभी आपको मैथ्स की वजह से दिक्कत हो रही है, नॉन मैथमेटिकली समझो। क्यों कहा जा रहा है कि टेंशन फोर्स की टोटल वर्क डन 0 आएगी? आप बताओ कि आइडियल स्ट्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, नॉन एक्सपेंडेबल, मास 0, Yes. और क्या ये रबर जैसा होता है कि इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं? नो सर, तो इनएक्सटेंसिबल। ये बताइए, वर्क तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बट फिजिकली वर्क का मतलब होता है, फिजिकली वर्क को आप कहते हो कि इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें क्लास 6 से यही बताया जा रहा है कि वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड डूइंग वर्क मतलब कि ट्रांसफरिंग एनर्जी। क्या आइडियल स्ट्रिंग में एनर्जी होगी? क्वेश्चन ये है। एक स्ट्रिंग जिसमें मास नहीं है, तो क्या बिना मास वाली बॉडी के अंदर एनर्जी आ सकती है? तो हम ये कहेंगे नहीं, काइनेटिक वाली नहीं आ सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं आ सकता। आ रही बात समझ में? A massless sir. body cannot, a Yes. massless Yes. body cannot have a kinetic energy, but ये क्लासिकल फिजिक्स में है, इसका वायलेशन मॉडर्न फिजिक्स में हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में मासलेस पार्टिकल में एनर्जी होती है, फोटोन, Yes, sir. लेकिन वो मॉडर्न फिजिक्स है, हम मॉडर्न तो पढ़ ले रहे हैं अभी। और अगर ये इनएक्सटेंसिबल है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। थोड़ा सा अगर अपना बैक में जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स उसका एलोंगेशन बोलते हैं। तो इसमें तो एलोंगेशन होगा ही नहीं, ना कंप्रेशन होगा, तो ना तो पोटेंशियल एनर्जी ना तो काइनेटिक एनर्जी। तो जिस सिस्टम में एनर्जी है ही नहीं
वो ट्रांसफर क्या करेगा? अगर वर्क डन बाय टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आती मान लीजिए, तो उसका फिजिकल मतलब तो ये हुआ ना फिर कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 नहीं आया, तो फिजिकल मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग में कुछ एनर्जी ट्रांसफर की गई है। तो अगर हम स्ट्रिंग में एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो या तो काइनेटिक करेंगे या पोटेंशियल करेंगे। यस सर। वो दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास नहीं है और एक्सटेंशन नहीं है। तो कंसेप्ट के बेस पे जाओगे तो भी आप कह सकते हो कि वर्क डन बाय द स्ट्रिंग को 0 होना ही है, और मैथमेटिकली देखोगे तो भी आपका 0 आ रहा है। इसीलिए बोला बिना एक्सेप्शन के होगा। हाँ, अब स्ट्रिंग अगर एक्सटेंसिबल हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, उसका टोटल वर्क डन 0 नहीं आएगा। या फिर स्ट्रिंग में मास आ जाए। अब स्ट्रिंग में मास होता मान लीजिए, और यहाँ पर टेंशन अलग आती, यहाँ पर टेंशन अलग आती, एक T1 आता एक T2 आता, सर एक्सेलरेशन आ जाता है, उससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर काइनेटिक आ जाती है। तो भी आपका ये 0 नहीं आएगा आंसर। यस सर। तो अगर एक T1 होता और एक T2 होता और T1 T2 डिफरेंट होते तो 0 तो नहीं आता। वो सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मास होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और एक्सटेंसिबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो जब ये दोनों चीजें मिसिंग हो ना, दोनों मिसिंग होंगे, यानी कि आइडियल स्ट्रिंग हो, उस केस में आप कहोगे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स की टोटल वैल्यू 0 मिलेगी। थोड़ी देर बंद कर दें। हाँ, और इस फैक्ट को हम लोग यूज करेंगे यार। अभी देखो यही वाला फैक्ट जो है वो आप न्यूटन लॉ के कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में लगाते हो। कंस्ट्रेंट इक्वेशंस में, जिसको हम अपना टेंशन ट्रिक बोलते हैं, वो एक्चुअल में कोई ट्रिक नहीं है, टेंशन ट्रिक कोई ट्रिक नहीं है, वो एक्चुअल में यही कंसेप्ट था। हमें ये कहा जाता है कि दो मासेस मल्टीपल पुली और ब्लॉक वाले सिस्टम्स में जाएगा और इस तरीके से कनेक्टेड है, और इनमें हमें कंस्टेंट रिलेशन चाहिए बी और ए में, कि अगर ए वाले का डिस्प्लेसमेंट x1 है, वेलोसिटी v1 है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 है, वेलोसिटी v2 है, तो क्या रिलेशंस आएंगे। तो वैसे तो कंस्टेंट पहले पढ़ चुके हो तो बता सकते हो, हालांकि अगर नहीं पढ़ा तो भी देखो। अगर आप ब्लॉक ए के ऊपर टेंशन फोर्स टी दिखाओ तो बी पर कौन सी टेंशन दिखाई जाएगी फिर? अगर यहाँ पर टी दिखा चुके तो जो ब्लॉक बी है ये न्यूटन लॉ के 2t, t by 2 2t अब ए वाले के टेंशन फोर्स का वर्क डन, ए वाले की टेंशन फोर्स का वर्क, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, tx1, और बी वाले की टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, तो इस बी वाले के टेंशन फोर्स का वर्क डन -2tx2 एंड टोटल शुड बी 0 वैल्यू। तो ये क्विकली आ जाता है कि x1 विल बी 2x2 और डिफरेंशिएट करके आ जाता है v1 विल बी 2v2। तो डायरेक्ट कंस्टेंट इक्वेशन बन जाती है हमारी। बट ये कोई वैसा कोई ऐसा ट्रिक थोड़ी है, फिजिक्स में कौन सी ट्रिक लगा दोगे? जो पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है वहां पर ट्रिक कहाँ से लगा सकते हो? ये एक्चुअल में कंसेप्ट है कि टेंशन फोर्स की वर्क ए के ऊपर और टेंशन फोर्स की वर्क बी के ऊपर जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वर्क बाय द टेंशन फोर्स 0 आता है। इस मेथड से क्या होता है कि कंस्ट्रेंट रिलेशंस कई बार आसानी से बन जाते हैं हमारे। राइट यार? यस सर। यस सर। चाहे जितना ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, देखिए अगर बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होगा और कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना चाह रहे हो तो अपने जो पुराने मेथड है वो तो रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुराने मेथड जैसे थे वैसे लगाओ। बट अगर जल्दी जल्दी करना चाह रहे हो
तो एक ऑप्शन ये भी है कि कंस्ट्रेंट रिलेशंस को वर्क वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कंस्ट्रेंट बता जरूर रहा हूँ, मैंने उस समय भी कहा था कि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जेई के लिए। और जो जेई के कंस्ट्रेंट है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, मतलब उसमें इतना हाई फाई जाने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे इसमें कहा जाए कि जो वेज है ये x1 डिस्टेंस फॉरवर्ड जा रहा है और ये वाला मास वेज के ऊपर, ये मास वेज के ऊपर x2 डिस्टेंस से स्लाइड हुआ है, तो क्या रिलेशन होगा x1 x2 में? वेज x1 फॉरवर्ड गया है और ये मास x2 स्लाइड हुआ है, तो क्या रिलेशन होना चाहिए x1 और x2 के बीच में? तो देखो इसको क्या करेंगे, इस वेज पे कहाँ पर टेंशन फोर्स काम कर रही होगी? इस वेज पे टेंशन फोर्सेस कहाँ लग रही होंगी? पुले के सर पास एक और लूप पे और दो एक तो पुली यहाँ पे। लग रही होगी, एक इस पॉइंट पर, क्योंकि ये स्ट्रिंग इससे अटैच है, और इस पुली, क्योंकि ये पुली भी वेज का ही पार्ट है ना, पुली को भी तो वेज से ही अटैच किया हुआ है, तो इस पुली पर एक टेंशन आएगी इधर की तरफ, इस पुली पर एक टेंशन इधर आएगी, तो कुल मिला के कितनी टेंशन फोर्सेस हैं जो वेज के ऊपर काम कर रही है? नंबर ऑफ टेंशन फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द वेज, सर 3। और उनकी क्या क्या डायरेक्शन है वो देख लेते हैं। तो एक ये वाला टेंशन राइट साइड, एक्चुअली राइट साइड पे दो टेंशन है, एक यहाँ पर टेंशन फोर्स काम कर रहा है टी, जो स्ट्रिंग डायरेक्टली इस वेज से अटैच है, और एक टेंशन फोर्स यहाँ पर ये टी और एक ये टी, तो टोटल है 2 इंटू टी, और एक टी इस इंक्लाइंड वाली स्ट्रिंग के ऊपर, जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, और ये वेज डिस्प्लेस किधर कर रहा है? ये तो इसके टेंशन फोर्स हो गए। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे, सिर्फ टेंशन फोर्स दिखा रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मुझे और भी फोर्सेस दिखानी पड़ेंगी, ओनली टेंशन फोर्सेस दिखाइए। वेज का साथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1, तो वेज पे जितनी टेंशन फोर्सेस हैं उन टेंशन फोर्सेस की वर्क निकालेंगे। तो एक तो वर्क इस 2t का आएगा, 2t x1, और एक वर्क इस t का आएगा, t x1 cos थीटा, ये टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन द वेज। अब जरा ब्लॉक पे जाओ, इस ब्लॉक पर कौन सी टेंशन काम कर रही होगी? तो ब्लॉक पर ये वाली स्ट्रिंग जो लगी है, ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की टेंशन ऊपर के साइड पे काम करेगी, और ब्लॉक डिस्प्लेस कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है? तो एक, हाँ एक तो ये वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो एक तो ये डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ, ये तो वेज के ऊपर है, कैरिंग वाला होगा। बट कैरिंग वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि वेज के ऊपर रखा है इसको, तो वेज जहां जा रहा होगा वहां ब्लॉक भी जा रहा होगा।
तो ये x1 इधर भी गया। अब टोटल वर्क इसमें कितना किया, यहाँ पर टेंशन फोर्स ने क्या काम कर रहा है, तो ये टेंशन फोर्स और ये x2 का वर्क निकालोगे तो Tx2 अपोजिट पे चल रहे हैं, तो माइनस Tx2, और इस T और x1 में थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो प्लस Tx1 कॉस थीटा, और ये टोटल वैल्यू 0, सारे T एलिमिनेट हो जाएंगे और एक प्रूविंग आ जाएगी दैट x2 विल बी इक्वल टू x1 2x1, आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आएगा 2x1 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। चेक कर लेते हैं एक बार। यस सर। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएट करके आपको वेलोसिटी के बीच रिलेशन मिल जाएगी, और डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्सेलरेशन के बीच में आ जाएगा आंसर। तो ये भी एक तरीका है कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने का, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स को 0 करके। बट ये सब ध्यान देना होता है, एक्चुअली क्या होता है जल्दीबाजी में, ये जो कैरिंग वाला कंसेप्ट बार बार रिपीट करता हूँ कि ब्लॉक इज कैरिड बाय द वेज, तो कैरियर का डिस्प्लेसमेंट इसमें ऐड करना भूलना नहीं है। हम लोग की सिर्फ क्या होता है, हम लोग खाली स्लाइड करने वाला तो देख लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये वेज के ऊपर रखा हुआ है, तो वेज के साथ ये भी चल रहा होगा, मतलब ये वाला मिस कर जाते हैं, और जब ये मिस कर जाते हैं तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा होता है। या फिर आप ये मिस कर जाते हो कि पुली की जो टेंशन फोर्स है वो वेज का ही पार्ट है, तो या तो ये मिस कर जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज, कोई चीज रह जाती है हमारे में, और सब कुछ सही करने के बाद फिर नहीं आंसर आता। सर जब वेज x1 जो है राइट साइड जा रहा है तो सर जो ब्लॉक है उसको वो भी राइट साइड ही जाएगा, x1 जो होगा। ओ गलती हो गई यार यहाँ पर, सॉरी, एक मिनट को गलती हो गई, वो गलती हो गई यार, वो x1 की डायरेक्शन गलत हो गई, x1 राइट साइड हो गया यार ये, तो ये जो एंगल बनेगा ना यार ये गड़बड़ हो गया, सॉरी। फिर ये यहाँ cos 180 माइनस थीटा माइनस बन जाएगा ये, और तब ये कौन सा, नहीं ये थीटा है, बता रहे हैं थीटा, नहीं वो ठीक है यार, भाई x1 हॉरिजॉन्टल है ना, और टेंशन इस इंक्लाइंड प्लेन यानी हाइपोटेन्यूज के अलोंग है, तो हाइपोटेन्यूज और हॉरिजॉन्टल में तो थीटा एंगल है, एंगल ठीक है, वो एंगल में दिक्कत नहीं है, बट हाँ गलती हो गई थी इसमें, तो पूरा आंसर पलट गया यार, पूरा ही आंसर पलट गया। अब ये दोनों अब इससे तो फिर बड़ा सिंपल आ गया, x2 बराबर 2x1 आ गया। यार ये करेक्शन कर लो, ये गलती हो गई थी, x1 का डायरेक्शन गलत चूज कर लिया था। यस सर, नहीं पिछली बार वो 0 आ ही नहीं रहा था। हाँ गलती हो गई यार उसमें, तो अब ये सही आंसर है मेरे ख्याल से, इतना x2 बराबर 2x1 सही आंसर है। देखो हम तुमसे कह रहे थे, खुद गलती कर रहे हैं, तुमसे हम कह रहे थे ना कुछ गलत हो जाता है इसमें, मतलब इस मेथड से कंस्ट्रेंट निकालने में गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से भी, खैर। बट मैं ये कंसेप्ट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना होगा मुझे, क्योंकि कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, हार्डली एक आध कभी आएगा तो आएगा, है ना। अभी तक के जितने जेई पेपर देखोगे तो कहाँ आया, मतलब बार बार मैं कह रहा हूँ, उठा लो पिछले जितने मेंस के पेपर, एडवांस के पेपर, तो शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि टेंशन की, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कहीं पेपर में दिखे होंगे, नहीं दिखते। तो अब ऐसे टॉपिक पे टाइम नहीं खराब करेंगे बहुत ज्यादा, बट ये फिर भी इस पॉइंट का यूज आगे के चैप्टर में है, जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चैप्टर है, कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0।
चौथा फोर्स और कंप्लीट कर लें यार, बाकी स्प्रिंग अब अगली क्लास में कर लेंगे। एक चौथा फोर्स जो बचा है हमारे पास वो था वर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो क्योंकि फ्रिक्शन दो हैं इसलिए दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा आपको। फ्रिक्शन में एक स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो दोनों को सेपरेट करके देखो। स्टैटिक के वर्क के बारे में क्या कहेंगे? वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो जीरो होना चाहिए कि नॉन जीरो होना चाहिए? जीरो। और जीरो, हाँ देखो अब फिर यहाँ पर हम सोचता है कि हमारे पढ़ने का तरीका गलत हो। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक बात आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर ये लाइन समझ में आ जाती है अपनी। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उन कंडीशंस में काम करता है जहां पर स्लिपिंग नहीं होती है। हम ये बुक वाली लैंग्वेज पे नहीं चल रहे। बुक की लैंग्वेज में तो कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और ये सब करता है। हम लोग सीधी सीधी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज स्लिप नहीं हो रही है और स्किड नहीं हो रही है तो स्टैटिक है, और अगर स्लिपिंग और काइनेटिक है, स्लिपिंग और स्किडिंग है, तो वहां पर काइनेटिक। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लैंग्वेज, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्लिप करना किसको बोलते हो, स्किड करना किसको बोलते हो। फिसलना, फिसलना तो समझ सकते हैं ना, फिसलना क्या होता है। देखिए अगर हम एक ऑब्जेक्ट लें और उसके ऊपर उसको फोर्स लगाएं, लेकिन इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट का मतलब उतनी ताकत से आप फोर्स नहीं लगा रहे हो कि ये मास मूव कर पाए। कोशिश कर रहे हैं बट वो कोशिश बेकार है, मतलब इतनी फोर्स लगा ही नहीं रहे हो कि ये मास चले। तो इसी केस में तो स्टैटिक फ्रिक्शन आता है कि अगर हम इनसफिशिएंट फोर्स लगा करके किसी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं और बॉडी चलती नहीं आगे, तो क्या ये केस इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि इस केस में स्लिपिंग नहीं होगी? यस तो उस केस में फ्रिक्शन कौन सा दिखाओगे आप? यहाँ स्टैटिक वाला। और वर्क पूछा जाए इसका तो वर्क बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स, तो हम कहेंगे जीरो। एंड क्या रीजन देंगे? रीजन क्या देंगे वर्क डन जीरो होने का? रीजन ये देंगे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। फ्रिक्शन ब्लॉक पे लग रहा है बट ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। सर। हाँ सर प्योर रोलिंग के केस में ऐसा कह सकते हैं क्या कि बॉटम पॉइंट का हमेशा स्टैटिक पे रहता है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखो ना, होता? ये देखो प्योर रोलिंग बोलते किसको? प्योर रोलिंग बोलते ही उसको जहां पर स्लिपिंग और स्किडिंग नहीं होती। इसको मैं फिर बोलना, इसको इसको समझो आप, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, छोटा सा 4 वर्ड है बट पूरी फ्रिक्शन के कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। एक और एग्जांपल देखो, ये 2 ब्लॉक्स वाले केसेस, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। आप ब्लॉक बी को पुश कर रहे हो और वो भी बहुत सॉफ्ट तरीके से। सॉफ्ट तरीके से पुश करने का मतलब ये होता है कि ये दोनों एक साथ साथ चलेंगे आगे, मतलब आपकी ये दोनों ब्लॉक एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये हो गया। आप देखो ये बात समझनी पड़ेगी कि स्लिपिंग बोलते किसको है। स्लिपिंग मतलब आपने क्या किया, इसको पुश किया तो ब्लॉक बी आगे आया, ब्लॉक बी आगे आया, उसके ऊपर जो ब्लॉक ए रखा था वो भी आगे आ गया। और ब्लॉक ए ब्लॉक बी के फ्रंट साइड से, ब्लॉक बी की फ्रंट साइड पर से जितना डिस्टेंस पीछे था, ये मान लीजिए डेल्टा डिस्टेंस पीछे था, आगे बढ़ने के बाद भी वो डेल्टा डिस्टेंस पीछे है, तो क्या कहें इसको?
क्या क्या ए वाला ब्लॉक बी वाले के ऊपर स्लिप कर पाया? नो No, sir. No, sir. ये एब्सेंस ऑफ स्लिपिंग है, क्योंकि अगर ये फिसल गया होता तो या तो ये डिस्टेंस कम हुई होती या ज्यादा हुई होती। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी। और बी वाले पर फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी, ये केस भी स्टैटिक फ्रिक्शन का है। बी वाले पर स्टैटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड और ए वाले पर स्टैटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड। अब अगर पूछा जाए हाउ मच इज वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, हाउ मच इज वर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी, तो हम ये कहेंगे कि फ्रिक्शन ऑन ए इज फॉरवर्ड एंड मोशन इज ऑल्सो फॉरवर्ड। तो फ्रिक्शन ऑन ए इज फॉरवर्ड, मोशन ऑफ ए इज ऑल्सो फॉरवर्ड पॉजिटिव, प्लस एफ इंटू जो भी डिस्टेंस ये आगे आए होंगे। अगर ये डी डिस्टेंस आगे आए मान लीजिए, एंड बी के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड है, मोशन फॉरवर्ड हुई है माइनस, और यही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। फिर से बोल रहा हूं यहाँ पर देखिए, मोशन हो रहा और स्लिपिंग होने में फर्क है। मूव करना और स्लिप करने में, चलने को हम आपको मैंने वॉक करने का एग्जांपल दिया था कि हम वॉक करते हैं तो हमारा मोशन तो हो रहा है, लेकिन हम फिसल करके थोड़ी चलते हैं, क्योंकि जब फिसलते हैं तो चल कहाँ पाते हैं। टोटल कितना होगा देखो एक बार फिर से, 0 टोटल समेशन ऑफ वर्क बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन 0। एंड अगेन ये भी इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये तीसरी फोर्स ऐसी आई है जिसका टोटल वर्क डन 0 है, नॉर्मल, टेंशन और स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जो फोर्सेस हमको एनएलएम में डिस्टर्ब करते थे वो वर्क एनर्जी पावर में कितने रिलैक्स दे रहे हैं, ये सोच के देखो। न्यूटन लॉ के चैप्टर में फ्रिक्शन सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, टेंशन फोर्स में नाम का ही टेंशन है, और नॉर्मल रिएक्शन, ये तीनों के वर्क डन 0 हो जाते हैं। टोटल वर्क डन, जबकि इंडिविजुअल सिचुएशन देखिए जरा, इंडिविजुअली फ्रिक्शन कैन डू द 0 वर्क, फ्रिक्शन कैन डू 0 वर्क, फ्रिक्शन कैन डू पॉजिटिव वर्क, फ्रिक्शन कैन डू नेगेटिव वर्क। दुनिया में ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो सिर्फ नेगेटिव काम करे। हर फोर्स पॉजिटिव वर्क कर सकती है, हर फोर्स 0 वर्क कर सकती है, हर फोर्स नेगेटिव वर्क कर सकती है। तो ये तीसरा पॉइंट है दैट स्टैटिक फ्रिक्शन की टोटल वर्क डन 0 आएगी, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बनेगा, नोइंग दैट द वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये जानते हुए वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और सम ऑफ वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मतलब कि एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर पाओगे, एनर्जी का लॉस नहीं कर पाओगे। और यही वजह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स में आगे चल करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज की जाती है। फ्रिक्शन के प्रेजेंस में भी एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है अगर वो फ्रिक्शन स्टैटिक है तो। एंड लास्ट पार्ट, सिंगल ब्लॉक वाले प्रॉब्लम में अगर हम सफिशिएंट फोर्स लगा दें और ये स्लाइड कर चुका हो, अब कौन सी फ्रिक्शन आएगी यहाँ पर, फोर्स इतना लगा दिया कि Kinetic. Kinetic. तो अब यहाँ Kinetic. काइनेटिक फोर्स आ गई, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई।
अब इसका वर्क डन जब निकालेंगे तो माइनस ऑफ एफ इंटू, अगर ये डी डिस्टेंस स्लाइड हुआ नेगेटिव में वर्क आएगा। और दो ब्लॉक वाले केसेस में काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है कि अगर आप एक ब्लॉक को पुश करो और सॉफ्ट की जगह हार्ड पुश कर दीजिए, मतलब ज्यादा ज्यादा फोर्स लगा दें, जिससे कि ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा खिसक जाए और ये डिस्टेंस डेल्टा माइनस समथिंग हो जाए, या फिर यूं मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर पीछे रखा था मैंने, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, और जब नीचे वाले ब्लॉक को पुश किया तो आगे वाला ब्लॉक अब सिर्फ 6 सेंटीमीटर पर रह गया। ऐसे एग्जांपल ले लिया, मान 12 सेंटीमीटर पीछे हो गया। तो इस टाइप से क्या मतलब निकल के आ रहे हैं कि पहले वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पीछे था और इसको जब पुश किया तो वो 12 सेंटीमीटर पीछे हो गया। तो इसका मतलब ए और बी आपस में स्लिप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर, हो रहे, स्लिप हो रहे हैं। और जब स्लिप होंगे तो तब उसी केस में ये काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। इस टाइप ब्लॉक और ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले ब्लॉक की जो पोजीशन आएगी, ऊपर वाले ब्लॉक की पोजीशन नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बदल रही होगी, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जा सकता कभी। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड पुश करोगे नीचे वाले ब्लॉक को हार्ड पुश करोगे तो ये ऑब्वियस है कि ये वाला पीछे फिसलेगा, फ्रंट साइड पर फिसल ही नहीं सकते। ऐसे में अगर ब्लॉक बी की फ्रंट साइड ने डी डिस्टेंस मूव की तो ब्लॉक ए के फ्रंट साइड ने क्या डिस्टेंस मूव की है? ब्लॉक ए की फ्रंट साइड ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल की? क्या इसने भी डी कवर किया? नो सर। डी -2 आएगा ये, अगर हम Yes, 10 sir. और 12 का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर एग्जांपल 10 और 12 वाला यूज कर रहे हो तो इसका टोटल, क्योंकि ये 10 थोड़ा ये पीछे भी तो खिसक रहा है इसके, भाई ये डी तो तब होता जब ब्लॉक ए का फ्रंट फेस ब्लॉक बी के फ्रंट फेस से 10 सेंटीमीटर पे होता। अगर ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर पीछे होता तो हम कहते हैं कि ये भी डी डिस्टेंस आगे गया है, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर पीछे खिसक गया। आई बात समझ, ये डी -2 वाली। यस सर। अब बताइए, ऐसे में अगर पूछा जाए कि वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन ए एंड वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन बी, तो जब ऑन बी करेंगे तब तक तो ठीक है, -F × D आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ऑन ए करोगे आप तो यहाँ डी नहीं लिखोगे कि डी -2 होगा। ये 2 मैंने एक एग्जांपल लिया है, जनरलाइज नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर आप टोटल करोगे इसका, टोटल वर्क ऑफ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन 0 तो नहीं आएगा। इनफैक्ट -F × 2 आएगा। तो अगर हमारा सिंगल ब्लॉक का क्वेश्चन है, सिंगल ब्लॉक क्वेश्चन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा। सिंगल ब्लॉक, डबल ब्लॉक तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसी एक ब्लॉक के ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगा, किसी एक ब्लॉक के ऊपर नेगेटिव वर्क करेगा। टोटल हमेशा ही नेगेटिव आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की टोटल वर्क 0 और काइनेटिक फ्रिक्शन की टोटल वर्क हमेशा ही नेगेटिव। इंडिविजुअली प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। कंप्लीट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन 0,
but a total work by kinetic friction always negative, always. और टोटल वर्क डन जो बन रहा है उसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बना हुआ, ये 2 यहाँ पर क्या है, ये 2 की जो फिगर है ये बेसिकली क्या बताई गई है आपको, 2 का जो टर्म आया सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और इसीलिए इस कंसेप्ट को भी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे कि टोटल वर्क डन किसी भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का, पहली बात ध्यान रखिए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तब आती है जब स्लिपिंग हो रही होगी, और इसका टोटल वर्क डन माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाय डी रिलेटिव, टोटल वर्क बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को आप इस तरीके से निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने नोट्स में हाईलाइट करना होगा। टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज माइनस एफ इनटू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और टोटल वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0। ठीक है, अच्छा, तो अब आप क्या करोगे ना, ये सारे कंसेप्ट को रिवाइज करो, बाकी अब स्प्रिंग वाला तो अगली क्लास में होगा।